तो अब तक हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें क्या है? दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान। हमने 2 अध्याय में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली हो? ऐसा किसी राज्य का जिक्र नहीं था जिसकी राजधानी दिल्ली थी। इसकी वजह से दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं सदी में ही बना। इससे पहले दिल्ली इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। 13वीं और 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। 13वीं-14वीं सदी की दिल्ली सल्तनत के फिरोजाबाद, हौज खास, सीरी, जहांपन्ना, ये यमुना मार्ग दिखा दिया गया है। ठीक है, तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। 12वीं सदी में तोमरों को किसने परास्त किया? चौहान ने। ठीक है, तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यह दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कब? 13वीं सदी के आरंभ में। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली कुहाना, सीरी और जहांपना को पहचानिए। ये जहांपना, सीरी और दिल्ली कुहाना ये रहा। ये तुगलकाबाद। ये कब के हैं? 13वीं और 14वीं सदी के महत्वपूर्ण शहर जो थे। अब ये तालिका 1 दिल्ली के शासक। तोमर वंश, जिसके बाद से 12वीं सदी से दिल्ली पहचान में आई, आरंभिक 12वीं सदी से, जो किसकी वजह से थी? तोमर वंश की वजह से। उसका सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो कौन था? अंगपाल। 1130 से 1145। फिर तोमर को चौहानों ने हरा दिया। उसके बाद 1165 से 1192 तक इनका शासक था। और पृथ्वीराज चौहान सबसे महत्वपूर्ण शासक थे 1175 से 1192। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना 1206 से 1210। शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। रजिया 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। ये क्या है? इल्तुतमिश का मकबरा। फिर आता है खलजी वंश 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। फिर आता तुगलक वंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। महमूद तुगलक 1324 से 1391। फिरोज शाह तुगलक 1391 से 1388। ये क्या हो गया उनका अलाई दरवाजा। सैयद वंश 1414 से 1491। खिजर खान 1414 से 1421। लोधी वंश 1451 से 1526। फिर बहलोल लोधी 1451 से 1479। बहलोल लोधी कौन था? बहलोल लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसके शासनकाल में लोधी वंश चरम सीमा पर पहुंच गया था अपने। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एकवचन या तवरीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे।
ठीक है। ये पांडुलिपि तैयार करने का 4 चरण है। पहला कागज तैयार करना, लेखन कार्य करना, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग इस पर करना, जिल्द तैयार करना। तवरीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों का प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। फिर आ जाते हैं न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदबिर ने लिखा, राजा का नाम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये था न्याय चक्र। ये कुछ और बातें जो ध्यान में रखें। तवरीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। जन्मसिद्ध अधिकार क्या हो जाता? 2 जन्म के साथ मिलता था। जैसे राजा का बेटा राजा बनता है तो इसको कुछ अधिकार मिल जाते हैं, वही जन्मसिद्ध अधिकार हो जाते थे। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं था। 1240 में उसे सिंहासन पर हटा दिया गया। किस वजह से सिंहासन से हटा दिया? कि वो स्त्री, मेन रीजन यही था कि स्त्री की वजह से था। वो स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश में प्रसन्न नहीं थे। कौन? दरबारी जन। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। मिन्हाज ए सिराज को सोचना था कि ईश्वर ने आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध कर जाता है था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी तिद्दिदा, 980 से 1003 तक। उनका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। दिल्ली सल्तनत के विचार। गैरीसन शहर से साम्राज्य तक शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। ये सब है। काजकोट, मुल्तान, लाहौर, उच्च, सरस्वती, कुहराम, सुनामा, बारवाला, दिल्ली, मांदेर, अजमेर, ये सब है। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था।
ठीक दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से सुदूर बंगाल, सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही सुदूर था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न-भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा-सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। ठीक है। इसकी जो संस्थापना थी वो किसने थी? गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चारागाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई, कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए गए। ये गैरिसन शहर ऐसे बनाए थे, धीरे-धीरे बढ़ते चले जाते थे। ये एक दीवार बना ली, जितना बढ़ते गए उतनी एक दीवार बना ली, ऐसे। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्षों बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसका युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? ये सैनिक अभियान थे दिल्ली से गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, वारंगल, देवगिरी, यादव से द्वार समुद्र, तंजावुर, मुद्दूर, हर जगह तक फैला हुआ था। ये किसका था? ये सैनिक अभियान किसका था? ये सैनिक अभियान था नहीं का। तो ये सैनिक अभियान किसका था? सैनिक अभियान किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है। फिर 12वीं सदी के आखिर दशक में कुवत अल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें, ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित हैं। इतिहास में इस शहर को दहली-ए-कुहाना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। ये क्या था? 12वीं सदी में बनाया गया। ठीक है। विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। मस्जिद ये अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ-साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से
सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुषों को इमाम या नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को कबीला कहा जाता है। बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरण स्थली जहांपना विश्व की शरण स्थली भी कहा जाता है की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। जैसे कि ये दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाईं। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता, आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थीं। एक समुदाय का अंग होने के बोध का प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न-भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है। फिर जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में के आखिरी दिनों में निर्मित हुई। फिर खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन समेकन नजदीक से नजर आए। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इनको दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है। फिर बेटों से बढ़कर गुलाम सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी-कभी ही योग्य अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। वो क्या करते थे, जो नीचे के निचले वो होते थे, निम्न वर्ग के लोग होते थे, उनको ये लोग क्या बनाते थे, सूबेदार बना देते थे, या फिर क्या बना देते थे, सेनापति बना देते थे, जिससे बाद में लड़ाई भी होने लग जाती थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबका नामक बावर्ची और लड्ढा या पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जयाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश, शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न-भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में भी नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता
कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इक्ता कौन कहलाते थे? जो भिन्न-भिन्न आकार वाले इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किए जाते थे। ये इलाके के इक्ता कहलाते थे। इक्ता कहलाते थे, इनका काम क्या होता था? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले। उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े-थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। पहला कृषि कर, जिसे खाराज कहा जाता था। खाराज, पहला कृषि कर, जो किसान की उपज पर 50%, ये कितना था? 50%, मवेशियों पर और घरों पर। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी-कभी चट्टानी ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। कभी-कभी बांस के झुरमुट्टों में। भारत में बॉस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग-अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम कर देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध हो रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, जहाँ उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बॉस को काट देती हैं। फिर चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियन, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। किसको? दिल्ली सल्तनत को। किसका? चंगेज खान का। 1219 में। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक
के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया, देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 में। 1302 और 1303 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। वहीं मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि ट्रांसऑक्सिनियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली-ए-कुआना को निवासियों के लिए खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया। सैनिकों को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ-कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के सस्ती धातु के। ये 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गईं। दौलताबाद ले जाने वाले लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई। मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, तो वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना बनाना हिस्सा थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी की सल्तनत। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली, आगरा पर सैयद लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर,
बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी, राज्य फल-फूल रहे थे। इसी काल में अफ़गान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। उसे आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक कुछ चुनौती दी और परास्त किया। किसने? शेरशाह सूर ने। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समाकित किया तो अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। फिर ये अन्यत्र में देखते हैं 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय, शांति और नाइट धर्मयुद्ध। 3 श्रेणी का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। कहाँ पे? 11वीं शताब्दी में फ्रांस में। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाले वर्ग और खेती करने वाले वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इस योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। जो योद्धाओं का उभरा उसे क्या कहा जाता था? नाइट। ईसाई धर्म का एक समूह को संरक्षण देता था, अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं की दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे। ठीक है, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा। दिल्ली की सल्तनत, कावेरी डेल्टा जिसपे ये के राज्यों के केंद्र बने थे पहले, और जिसमें दिल्ली की वो नहीं थी, दिल्ली की राजधानी नहीं थी। दिल्ली शहर कब बना? 12वीं शताब्दी में। तोमरों का महत्वपूर्ण योगदान था दिल्ली शहर को 12वीं शताब्दी में राजधानी बनाने में, राजधानी के रूप में विकसित करने में। तोमरों ने चौहानों से हार गए। उसके बाद दिल्ली शहर की स्थापना लगभग हो गई। ये शासक हैं, तोमर ने चौहानों को हराया। अंगपाल 1145। तोमर, चौहान प्रारंभिक तुर्की शासक बने थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कितने थे तुर्की शासक? 4। कौन? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। ठीक है, फिर आ जाता है खिलजी वंश। ये कौन सा था? तीसरा खिलजी वंश। इसके 2 महत्वपूर्ण शासक बने, जलालुद्दीन और खिलजी, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन। फिर आता है तुगलक वंश। इसके 3 महत्वपूर्ण थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। कौन? गयासुद्दीन, मोहम्मद और फिरोज शाह तुगलक।
फिर आ जाता है सैयद वंश। इसका एक महत्वपूर्ण शासक था जो खिरज खान था। लोधी वंश, बहलोल लोधी सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये ऐसे बनाते थे, पांडुलिपि ऐसे तैयार करते थे। इस 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उसको फिर मिन्हाज सिराज ने, ये चाहता था, ये इसे पता था कि ये सभी भाइयों में सबसे शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली शासक है। उसके बाद भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये स्त्री थी, इसलिए। ठीक है, ये गैरिसन साम्राज्य वो धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते थे अपने साम्राज्य को। यही था। सैनिक अभियान शुरू करा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक अभियान शुरू करा। सैनिक अभियान के अंतर्गत पूरा गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, मांडू, देवगिरी, द्वार समुद्र, काकतीय, वारंगल सब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कुवैत में मस्जिद तथा उसकी मीनारें बनी। ये जामा मस्जिद दिल्ली सुल्तानों द्वारा बनाया गया सबसे पहले स्थित था। जामा मस्जिद के आसपास जो मस्जिदें बनी हैं, कुवैत मस्जिद, उसकी मीनारें वगैरह उस टाइम में बनी थी। और इसमें कुछ एक ये है बादंगा। बादंगा क्या होता था? सूबेदार, कोई इलाका हो गया, इलाके को नियुक्त किया गया, इसमें गुलाम जो बनते थे, गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बादंगा कहा जाता था, जो गुलाम बना लेते एक उसके। और इलाके के एक सूबेदार होते थे, उसको इक्ता कहा जाता था। और जो इसके गुलाम होते थे उसे बदंगा कहा जाता था। वो कहीं और जा नहीं सकता था। इसका काम होता था कानून व्यवस्था देखना। ये वही है, कानून व्यवस्था देखना। खिलजी और तुगलक शासक में एक और चीज देखी गई थी, जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको वो लोग सूबेदार या फिर बड़े उच्च पद देते थे, सूबेदार, सेनापति ऐसे पद देते थे, जिससे बाद में अस्थिरता भी फैल गई थी। ये सब का अपना अलग अलग था। 3 व्यवस्था थी। खराज था 50%, ये कृषि से आता था, कृषि पर जिसे कहा जाता था, और मवेशियों पर और घरों पर 3 तरीके से कर लिया जाता था। ठीक है, ये जब मंगोलों ने आक्रमण किया, दोनों ने किस तरीके से बचाया, एक बार इसको पूरा देख लेना। बस इतना ही है। तो अब अगले अध्याय में मिलेंगे, तब तक आप वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें।